और ये जो फेब्रिलेशन है लाइन जिस पे आर्टिकुलेट फेब्रिलेशन, ये आप अगर स्पाइजेलिया पढ़े और स्पाइजेलिया का मरीज देखें, अप टू ग्लोनाइन स्पाइजेलिया, तो ये स्पाइजेलिया इतनी काम की दवाई है। और आप स्पाइजेलिया को पढ़ें, मैं किसी पता नहीं, अब मैं उस दिन किसी को पढ़ रहा था, स्पाइजेलिया को ही पढ़ रहा था, तो ये अर्निका का भी क्रॉनिक है। अर्निका क्या करती है? ब्लीडिंग और क्लॉट को डिसॉल्व करती है, और इसका अगली स्टेज क्या है? स्पाइजेलिया है। और मैं आपको बताऊं, हार्ट के अंदर, जैसे मैं बताता रहता हूं ना, हार्ट के अंदर एज ए इंटरकरेंट रेमेडी कौन सी है? हार्ट के अंदर इंटरकरेंट रेमेडी जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा काम करने वाली है, वो है रेडियम। अब रेडियम 30 के बीच में एक डोज लगाएं, कोई काम रुक गया फौरन लगाएं, फिर कैक्टस दें, फिर दें वो दें नाजा दें, फिर दें वैराइटम अल्बम दें, फिर काम आपका बेहतर हो जाएगा। रेडियम फौरन पिक, रेडियम की क्वालिटी के एकदम पिछली दवा को पिक करेगी फौरन, जो उसकी सुटेबल दवाई होगी। और जब ऐसी कंडीशन में होते हैं तो वो फिर 3 घंटे की जो मेरे नादान जो है ना होम्योपैथ बताते हैं कि 3-3 घंटे या 3 घंटे की हिस्ट्री नहीं, स्नैपशॉट प्रैक्टिस है ये बंदा बचाना है आपने मिनट के अंदर। ये आपका इम्तहान है। यहाँ 3 घंटे नहीं लगे, 3 घंटे कौन देगा आपको? कब्रिस्तान तक पहुंचने में 3 घंटे फिर उसको लगेंगे। जनाजा तैयार हो रहा है, सारा कुछ तैयार हो, खुदा के बंदे इस होम्योपैथी को होम्योपैथी के अंदाज में ही डील करें। समझ आइए आपको? स्नैपशॉट, इसी को कहते हैं स्नैपशॉट। देखा फौरन एक जरा सी चीज इधर उधर करके दवाई सेलेक्ट। और वो एक ऑर्गेनल की क्लॉज है एक्यूट पेशेंट को, कहता है दवा देते रहो जबकि दुरुस्त दवा न बन जाए, क्योंकि बंदा मर रहा है और आप सोचों में गुम है। उन फिलासफरों की तरह के वो कोई दीवार पे थापियां लगी हुई थी, ये उस तरह के फिलासफर हैं, दीवार पे थापियां लगी हुई थी, तो कोई बंदा वहां बैठा उसको देख रहा था, फिलासफर, हाँ शाम तक देख रहा, तो पास से गुजरा, उसका क्या फिलासफर साहब ये क्या देख रहे हैं? वो कहते हैं मैं यार बड़ी सुबह से खड़ा हूँ, मैं सोच रहा हूँ 3, 4, 5, 6 घंटे हो गए कि ये गाय दीवार पे चढ़ी कैसे है। और खुदा के बंदो, इस सिस्टम को कहाँ लेके जाना चाहते हो? ये इतना खूबसूरत, मेरे बेशुमार एलोपैथिक दोस्त हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, अपने बच्चे भी हैं बेशुमार, वो कहते हैं हम दीवार के साथ लग जाते हैं और वहां होम्योपैथी शुरू होती है। कोई ऑप्शन यहाँ नहीं होता। मसला सिर्फ ये है कि ये जो दीवार पे थापियां देखने वाले फिलासफर हैं, इनसे खुदा गवाह हमारी जान अगर छूट जाए तो फिर हम बहुत ज्यादा बेहतर तरक्की कर सकते हैं। आज आपको सिर्फ एसटी सेगमेंट की एलिवेशन पता लगी है ना, तो आप एक नशे में होंगे। आपको कैक्टस आज पता चली, आप एक नशे में होंगे। इल्म इंसान को बेहतरी की तरफ लेके जाता है, जहालत इंसान को बेहतरी की तरफ नहीं ले जाती। और जो बंदा ये कहे आपको कि ये हमें नहीं पढ़ना चाहिए, ये हमें नहीं समझना चाहिए, उसको आप होम्योपैथी से खारिज करें। और बहुत सारे खारिज हो रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। और इस आप मेरे साथ इमरजेंसी मेडिसिन का स्पेशलिस्ट, मेरे साथ कार्डियोलॉजिस्ट, ये ऐसे नहीं चीजें समझी जाती। चीजों को समझने की कोशिश करें भाई। और सच्ची बात है, इनके पास ये अवेलेबिलिटी भी नहीं है, इनके पास अवेलेबिलिटी भी नहीं है। अवेलेबिलिटी इसलिए नहीं है कि खुदा इनकी मदद ही नहीं करना चाहता, और खुदा हमारी मदद करना चाह रहा है, इसलिए हमारे पास अवेलेबिलिटी भी है, हमारे पास कंसल्टेशन भी है। ये मेरा कोई कमाल नहीं है, हम सीधे रास्ते पे हैं, इसलिए खुदा हमें समझा रहा है और वो हमारी मदद भी कर रहा है। हमारे पास जेनेटिक के स्पेशलिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास, हम चीजों को समझ के हम नया थेराप्यूटिक्स बना रहे हैं। भाई बोरक का क्या कसूर है? उसने तो 100 साल पहले किताब लिखी है, आपने इस अंदाज में भाई दोबारा किताब बनाई है? नहीं बनाई। तो कसूर बोरक का तो ना हुआ। आप बोरक को आज भी नहीं समझ पा रहे, आप कैंट को आज भी नहीं समझ पा रहे। आप कहते हैं हम अलामतों पे बात करते हैं,
हम पैथोलॉजी को तो जानना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं जानना चाहते? तुम ना जानो, लेकिन मेरी नस्ल, मेरी मौजूदा नस्ल जो हमें सुनती है, जो हमें देखती है, वो इनके फलसफे को छोड़ जाएगी। ये होम्योपैथी को बर्बाद करने वाले लोग हैं। और इनको अभी इन्होंने एक इतना गंदा और भूंडा काम करवाया है नेशनल असेंबली में कि ऑलरेडी एफएससी मौजूद है और वहां बीएचएमएस की डिग्री मिल रही है, और ये बगले बचा रहे हैं कि हमने एफएससी करवा दी और क्या डिप्लोमा करवा दिया। एफएससी पहले से मौजूद है, उसके अलावा डिग्री मिल रही है, और इन्होंने डिप्लोमे को एफएससी करवा दिया। तो ये खुश हो रहे हैं। क्या होगा? कॉलेजेस आपके बंद हो जाएंगे, और जो थोड़े बहुत होम्योपैथ पैदा हो रहे हैं वो भी नापैद हो जाएंगे। और ये अगले 10, 15, 20 सालों में ये कैद पड़ेगा होम्योपैथों का। तो किसी का दिमाग खराब है, वो बीएचएमएस नहीं करेगा, डिग्री कोर्स नहीं करेगा, आपका डिप्लोमा आगे करेगा, ये तो सारे बंद हो जाएंगे कॉलेज। और अल्लाह के बंदे, आपने करवाना ही था तो इसको डिग्री करवाते, इसको डिग्री करवाते। आपका बेसिक एजुकेशन को आपने आप करवा दिया है, और जो आपको आपके हाथ आएगा वो डिप्लोमा आएगा। तो तरक्की होगी है। और तरक्की क्या होगी है कि ये जो थोड़े बहुत उल्टे सीधे होम्योपैथ आ रहे हैं ना बेचारे, जो दिल से होम्योपैथ हैं, उसमें अगर 1000 निकलता है तो 2, 4, 6 तो सही भी निकल जाते हैं। अब वो भी गए, और पूरा पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों कॉलेज हैं, सारे बेरोजगार हो जाएंगे। किसी को नौकरी लगी है, किसी को पढ़ा रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो भी गया। क्या मैं वो गलत कर रहा हूं? वो यार आपने कराना था, हम तो खुश होते हैं। इसको एमएससी करवा दें, इसकी पीएचडी करवाएं, इसका सारा कुछ करवाएं, इसको एमफिल करवाएं, इसको पीएचडी कराएं, हम खुश होंगे। लेकिन जो 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 तबाही फेर दी आपने, उसका क्या हाल होगा? हम तो कहते हैं ना जी, जिसने बीएचएमएस किया वो जाके एमफिल करे, उसके बाद पीएचडी करे, कराएं ना यार, इस तरह कराएं ना। और फिर जो हम इतनी कोशिशों से इतने बंदे इकट्ठे करके हम इसको लोगों तक ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं, और आप उसकी भी टांगें खींचते हैं, ये गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। आप कुरान पाक पढ़ते हैं और कुरान पाक के आपको उसके मायने ही नहीं आते, उस पढ़ने का क्या फायदा? जब आप मैं काम सी मिसाल, पता नहीं कोई मौलवी ना पीछे पर, मैं क्या कुरान पाक आप पढ़ते हैं तो उसको समझ के तर्जमे के साथ पढ़ें, ताकि आपको कुछ समझ आ जाए कि क्या कहा है उन्होंने, कुरान पाक में लिखा क्या है। आप एक डिजीज का और यकीन माने इन्होंने बाहर बोर्डों में लिखा हुआ है, मैं टाइफाइड का इलाज करता हूँ, मैं हेपेटाइटिस सी का इलाज करता हूँ, मैं कैंसर का इलाज करता हूँ, इन्होंने लिखा हुआ है। पता नहीं है कि कैंसर क्या होता है, पता नहीं है कि टाइफाइड क्या होता है, पता नहीं है कि हेपेटाइटिस सी क्या होता है, बाहर बोर्ड पे लिख के लगाया हुआ है। मुनाफत की कोई हद होती है। इसलिए हमें यह समझना है कि एसटी कैसे एलिवेट होती है, और इस कहाँ एलिवेट होती है कि जहां मायोकार्डियल इंफार्क्ट होता है। आगे चलते हैं। मुझे लोग कहते हैं कि जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार आप इनके पीछे, मैं क्या नहीं, इनके पीछे नहीं कि ये डी ट्रैक करते हैं लोग, ये लोगों को बेरवी की तरफ ले जाते हैं, ये लोगों को मिसलीड करते हैं, गलत गाइड करते हैं। यकीन माने उनका उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक नहीं होता, ये सोरा को सोरा कर करके बोलते हैं, और फिर तनकीद मुझ पे करेंगे, तनकीद अनिमल पे करेंगे, तनकीद पता नहीं किस किस पे तनकीद करते हैं। ये तो जिस घर में पैदा होते हैं, ये तो उस घर को भी ब्लेम करते होंगे कि खुद मैं इस घर में क्यों पैदा हुआ, मैं तो बादशाह के घर में पैदा होना चाहिए था। लिहाजा इल्म, हम इंसानों का इलाज करते हैं और इंसानों के अफ़आल को हमें समझना है, फिर दवाइयों के अफ़आल को हमने समझना है, फिर लॉ ऑफ सिमिलर कोऑर्डिनेट होता है, फिर लॉ ऑफ सिमिलर कोऑर्डिनेट। वेंट्रिकल टैकाकार्डिया, टैकाकार्डिया क्या होता है? धड़कन, एक धड़कन है,
तेज हो जाती है। धड़कन तेज हो जाए तो इसको कहेंगे टैकाकार्डिया, धड़कन कम हो जाए तो ब्रैडाकार्डिया। टैकाकार्डिया, ब्रैडाकार्डिया। तो ये समझें कि जहां वेंट्रिकल, एक होता है ऑर्टिकल, एक होता है वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल है उसके अंदर पल्पिटेशन तेज हो जाती है, तो फिर हम इसको कहेंगे वेंट्रिकल टैकाकार्डिया। द मोर 3 and more consecutive ventricle premature beats, के बीट को ये बीट नॉर्मल बीट, और बीट यूं हो रही है, यूं हो रही है, यूं हो रही है, ये दिस इज द टैकाकार्डिया। के वो कहते हैं ना 3 or more consecutive ventricle premature beat को हम, कि ये यूं तो हो रही थी, तो हम गलती से यूं 3 दफा अगर होती है तो हम इसको क्या कहेंगे? टैकाकार्डिया। अगर ये यूं हो रही है, ये यूं हो रही है, ये यूं हो रही है, तो दिस इज द ब्रैडाकार्डिया। ठीक है जी। तो जब आप धड़कन तेज वाली दवाइयां पढ़ेंगे तो वो टैकाकार्डिया में, धड़कन स्लो वाली दवाइयां पढ़ेंगे तो ब्रैडाकार्डिया। 3 and more consecutive ventricle premature beat, it could be sustained more than 30 seconds or non-sustained less than 30 seconds. तो 30 सेकंड से अगर ज़्यादा जाती है और से कम जाती है तो दिस इज टैकाकार्डिया। प्रेजेंटेशन क्या होती है? पेशेंट प्रेजेंट विद द पल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, लाइट हेडनेस, सिनकोपी और सडन कार्डियक अरेस्ट। मैनी बेबी प्रेजेंटिंग सिम्टम, और कॉमनली पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक, और बाद दफा एसिम्प्टोमेटिक भी होता है। सिनकोपी क्या होता है? बेहोश हो जाना, बेहोश हो, और मतलब सेंसलेस हो जाना। अब यहाँ आपकी जो मेडिसिन आएंगी, एकोनाइट, क्लोनाइन, स्पाइजेलिया, फास्फोरस, लेकेसिस, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लेक्चर काफी बड़ा है, जी, पीछे ले लें, पीछे ले लें। ये देखें ना, इसके अंदर कोई रिदम नहीं है, इसी टैकाकार्डिया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। हार्ट फेलियर, वो हमने पहले पढ़ा था मायोकार्ड इन्फार्क्ट। उसमें क्या होता है कि प्लग बनता है, फटता है, क्लॉट होता है। Could be acute and chronic right side or left side systolic or dystolic heart failure is a primary disease of aging. 10%, 80% वो में भी heart failure. Heart failure का मतलब ये है basically ultimately तो heart ने सीज और बंद हो जाना होता है। ये heart failure को हम उस वक्त भी कंसीडर करेंगे जब heart weak होना शुरू हो जाता है। तो क्या कहते हैं? heart failure की तरफ जा रहा है। जैसे किडनी फेलियर, अभी बंदा डेथ नहीं होती लेकिन किडनी फेलियर स्टार्ट हो गया। तो हार्ट फेलियर प्रेजेंटेशन द लेफ्ट हार्ट फेलियर में भी हैव ए डिस्निया। डिस्निया समझते हैं? सांस का डिस्निया एज प्रीडोमिनेंट सिम्टम। राइट हार्ट फेलियर में भी हैव फ्लूइड रिटेंशन एंड प्रोमिनेंट सिम्टम। मोस्ट पेशेंट एग्जिबिट सिम्टम और साइन ऑफ बोथ राइट एंड लेफ्ट हार्ट फेलियर। बाद में दोनों हो जाता है, बाद में एक होता है। पेशेंट में भी प्रेजेंट विद अ क्रोनिक नॉन प्रोडक्टिव कफ, नाजा आ गया, स्पोंजिया आ गया। वो कहता है वो सर जी मैं बस खांसी शुरू हो जाएगी। तो ये आपके पास अलामत आएगा। इसका मतलब है सांस फूलता है, थोड़ा सा चलता हूँ सांस फूल जाता है, जैसे लारोसिरोसिस। लारोसिरोसिस का सांस स्लाइट मूवमेंट पे सांस फूलता है तो लारोसिरोसिस है, तो समझा कि हार्ट फेलियर की तरफ जा, मतलब साथ साथ मेडिसिन भी देखते हैं। कार्डियक कफ है सांस, तो फिर समझे आप स्पोंजिया की तरफ जाएं, फिर अमलाजा की तरफ जाएं। पेशेंट में प्रेजेंट विद द क्रॉनिक नॉन प्रोटेक्टिव कफ विच इज द वर्स व्हेन द लाइंग फ्लैट। अब जूं जब लेटेगा तो पानी जो फेफड़ों का, ऐसे तो फिर बेहतर हो जाता है,
पानी फिर पूरे फेफड़े में जब फैलेगा तो कफ करेगा। पहले तो सिर्फ यूं है तो सिर्फ बॉटम एरिया में होगा, फिर सारा जब आएगा तो कार्डियक कफ करेगा, इरिटेट करेगा उसको। नोक्टोरिया may be because of exertion of fluid retained during the day. They may be fatigued and exercise intolerance. फटीग फील करेगा, एक्सरसाइज उसको बुरी लगती है। राइट हार्ट फेलियर पेशेंट्स विल हैव साइन ऑफ फ्लूइड रिटेंशन एंड एबिट ओडिमा। आपको जो राइट हार्ट फेलियर अब आगे मैंने बताया कि क्या होगा, टांगों में सूजन आ जाएगी। और हम पता क्या करते हैं, मैं आपको बड़ा ये जो आता है ना प्रेजेंट हार्ट फेलियर वाले मरीज आते हैं, मैंने इनके लिए मेरी कार्डियोलॉजिस्ट एक जहाँ था उसके साथ बड़ी लंबी डिस्कशन हुई, जहाँ होता था शिफा में। वो कहता है जी कोई ब्लडी साइंस नहीं है। मैं कहा क्या हूँ? कहता है पानी जमा हो जाता है ना फेफड़ों में, जिस्म में, पानी निकालो तो गुजारा करो। हम क्या करते हैं, हम लासिक देते हैं, हम स्पायरोमाइड देते हैं, पानी निकालते रहते हैं, मरीज बस चलता रहता है, बस पानी निकाली जाओ, पानी निकाल जाओ, पानी जमा हो गया। ये कोई लंबी साइंस नहीं है। हार्ट पंप से ही निकाला, कमजोर हो गया तो पानी जमा हो रहा है, फेफड़ों में भी जमा हो रहा है, जिस्म में भी जमा हो रहा है। अब बस पानी निकालने की कोशिश करें, बस इतनी सारी साइंस समझे, ज्यादा साइंस ना समझे। मैंने क्या किया कि मैं लेक्सिस लाइको का ओरोमेल में का इस्तेमाल, लेक्सिस लाइको साथ हम एपस रोज दे देते हैं 1 ml। वो हफ्ते के अंदर ना पानी खत्म हो जाता है, एपस निकाल देती है। उधर से लाइको ओरोमेट ये जो है ना हार्ट को मजबूत करती रहती है। नाजा दे दी, बीच में कैक्टस दे दी, ये हार्ट को मजबूत करती रहती है। साथ हम, मैंने उसकी बात समझ ली, मैंने कहा ठीक है भाई इतना ही काफी है मेरे लिए भी, तू सिर्फ पानी निकाले जा, मैं साथ हार्ट को भी ठीक करी जाता हूँ। उसने कहा हार्ट ठीक नहीं होगा बस पानी निकाली जाए, हार्ट जितना खराब हो गया बस ये नहीं अब ठीक हो सकता, आप सिर्फ पानी निकाली जाए ताकि हार्ट पे बोझ ना पड़े। क्योंकि जब फेफड़ों में और जिस्म में पानी होगा तो सारा प्रेशर डेवलप होगा हार्ट पे, लिहाजा हार्ट अटैक होने का खतरा है। उससे बचने के लिए पानी निकाली जाए, बस पानी निकाल। तो हमने आगे क्या किया कि हमने पानी भी साथ निकालना शुरू कर दिया, साथ हार्ट को। तो एलोपैथी में ऐसा नहीं होता कि हार्ट आपका ठीक हो जाए, हाँ वहाँ कोई ब्लॉकेज होगी तो वहाँ स्टेंट डाला जाएगा या उसको रिमूव किया जाएगा। जब हार्ट फेलियर में चला गया, वीक हो गया, इसका कोई हाल नहीं है, पानी निकाले जाओ, बस ब्लड प्रेशर की दवाई दो, पानी निकाले जाओ। तो मैं वो इलाज मैं भी कर सकता हूँ, मैंने आपको बता दिया ना, पानी लैसिक से उससे निकलता है स्पेरोमाइड से। तो आप इसको देखें, ये फिलॉसफी समझने की कोशिश करें। तो एपस जो है ना पानी निकालने की बड़ी माहिर है। साथ हार्ट को आप बेहतर आपको लाइको दें, आप उसको लेक्सिस दें, आप उसको ओरोमेट दें, आप उसको ब्राइटाम्योर दें, ताकि हार्ट जो है ना फंक्शनल उसका बेहतर होना शुरू हो जाए। फिर डायबिटिक हार्ट है तो उसको शुगर के साथ प्लमोमेट दे दी, आप ओपियम दे दें, ओरोमेट दे दें, ताकि उसकी वजह से जो मसल वीक हो रहा है उसके अंदर स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाए। तो फिर बड़े 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल से हमारे पास मरीज हैं और वो वेल हैं। वो एक कह रहे थे जी हम 10 कदम नहीं चल सकते, हम 10-10 किलोमीटर वॉक करते हैं। तो हम सिर्फ पानी नहीं खा रहे, हम थोड़ा हार्ट को भी बेहतर कर रहे हैं। तो उन डॉक्टर साहब की फिलॉसफी ये थी, मैंने कहा मुझे कहने बात इतनी, इससे ज़्यादा इसमें कोई साइंस नहीं है। तो मैंने कहा जी ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी, यही साइंस है, लेकिन हम थोड़ा हमारे पास दवाइयाँ हैं, हम हार्ट को भी मजबूत करते हैं। नेक्स्ट चलिए। कौन सी? स्नेका तो बेसिकली लंग्स की दवाई है ना। लंग्स के अंदर जब कंजेशन आ जाती है, उसके अंदर प्रोडक्टिव कफ आनी शुरू हो जाती है। देखिए प्रोडक्टिव कफ उसमें होती है, बलगम वाली कफ होती है, और वो अगर रिलेट करते हैं आप तो वो फिर स्नेका आएगी। यहाँ वो कहता है कि प्रोडक्टिव कफ नहीं होती नाजा में और स्पोंजिया में, तो उसमें प्रोडक्टिव कफ शुरू हो जाती है। नेक्स्ट चले जी। इन्फेक्टेड एंडोकार्डियाटिस, ये भी बड़ी मजे की चीज है ये, और इसको भी होम्योपैथी बड़ी मजे से डील करती है। ये कोई बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट वॉल्स एंडोकार्डियल सरफेस, यूजुअली बैक्टीरिया कॉज स्टेफिलोकोकस एंड एंटेरोकोकस, और
HACE की एक्स ऑर्गेनिज्म, कोई और ऑर्गेनिज्म हो सकता है। अब मैं आपको इन तीनों का बता दूं, आपको फौरन अंदाजा हो जाएगा कि ये वैसे भी सिम्टोमोटोलॉजिकली भी आप पेशेंट की पैथोफिजियोलॉजी डिजीज की ओर देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है। मतलब गला खराब होता है माउथ से, ये शुरू होता है स्ट्रेप्टोकोकस, माउथ, जॉइंट एंड हार्ट। स्टार्ट फ्रॉम माउथ, licks the joint and sit in the heart. This is the streptococcus. ये क्या है? Streptococcus. Start from the urine and sit in the heart. Enterococcus. आप यूरिन कल्चर कराएंगे तो उसमें एंटेरोकोकस निकलेगा। उधर ब्लड कल्चर कराएंगे या माउथ का, वहां कौन सा निकलेगा? स्ट्रेप्टोकोकस निकलेगा। दोनों के, ये यूरिन से जाएगा, वो माउथ से आएगा। एक और है स्टेफिलोकोकस, वो कहां से आएगा? वो स्किन से आएगा। तो स्किन से आएगा स्टेफिलोकोकस, यहां इन्फेक्शन पड़ेगा, खारिश पैदा करेगा और क्या करेगा? इस स्किन की मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करेगा, ब्रेक करके नीचे कैपिलरीज पड़ी है, कैपिलरीज के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और सीधा हार्ट पे चला जाएगा। वो कहां से आएगा? वो माउथ से आएगा, जॉइंट्स में जाएगा और फिर सीधा हार्ट में चला जाएगा। ये कहां से आएगा? यूरिन से आएगा, ब्लड में जाएगा, फिर हार्ट में चला जाएगा। तो ये आप इन्फेक्टेड कार्डिया, और इसके साथ क्या होगा? फीवर होगा। ये ध्यान में रखें, जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आएगा तो मरीज की प्रेजेंटेशन बुखार के साथ भी आएगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी आएगी, सांस लेना, ऑक्सीजन पे मरीज चले जाते हैं, सांस लेना मुश्किल होता है, ये निमोनिया भी करते हैं। लेकिन बेसिकली जब हार्ट के अंदर कंजेशन होगी तो फिर ये फेफड़ों में जाके मिसाइल भी पैदा करते हैं। समझ आ गई है जी? और दवाइयाँ बड़ी हमारे पास हैं, यहाँ स्पाइजेलिया भी काम करती है। और यहाँ इसकी जो उसकी पैथोलॉजी है माउथ स्ट्रेप्टोकोकस की, आप कालमिया अगर पढ़े आपको मजा आ जाएगा। कालमिया पढ़े ना, उसकी यही पैथोलॉजी है, थ्रोट, माउथ, जॉइंट और हार्ट। आप इसमें देखें, पढ़ें आप इसको, क्या नाम है, स्पाइजेलिया को पढ़ें, आप उसको पढ़ें, क्या नाम है, कैक्टस को पढ़ें। आपको ये 8-10 दवाइयाँ जो है ना, आप इनको पढ़ें तो आप पूरी हार्ट की पैथोफिजियोलॉजी सारी समझ जाएंगे। अब बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस आपके पास है, स्ट्रेप्टोकोक्सिन जिसको कहते हैं, एक डोज दें स्ट्रेप्टोकोक्सिन की। अगर वो आ गया उसमें, क्या नाम है, एंटेरोकोकस आ गया, उसकी एक डोज दे दे, पोटेंटाइल फॉर्म में मौजूद है। और आपको स्टेफिलोकोकस आ गया तो स्टेफिलोकोकस की एक डोज दें, और बाकी जो है वो स्पाइजेलिया या कैक्टस और ये नाजा है और ये जितनी दवाइयाँ दूसरी हैं ये इसका इस्तेमाल करें, पेशेंट आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आपके पास ये नहीं दवाइयाँ तो बेसिलियम की डोज दें या ट्यूबरकुलोनियम की एक डोज दें, वो इनको कवर करेगा अगर आपके पास ये निसोड नहीं है तो। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। मैं थोड़ा सा मटीरियल मेडिकल टच करना चाहता हूँ। इसका जरा पढ़े ना, इसकी डिटेल क्या दी है इसने, इन्फेक्टेड इंडोकार्डियाटिस, बस इतना ही दिया हुआ है, नहीं इसकी डिटेल किधर? हाँ डिटेल थोड़ा सा पीछे जाएंगे। फंगल है, और फंगल मोस्ट कॉमनली क्या, कैनाडिडा है, तो कैनाडिडा भी निसोड में मौजूद है। यूजुअली बैक्टीरियल काज स्ट्रेप्टोकोकस प्रेजेंट वर्चुअली या पेशेंट हैव अ फीवर। पहली बात आएगी, वो दिल के अमराज में बुखार नहीं है भाई, हार्ट फेलियर में बुखार नहीं होगा, ये बुखार है और दिल की तकलीफ बता रहा था, फीवर है, तो आपको फौरन स्ट्राइक करना चाहिए कि इन्फेक्शन हो गया, ये इन्फेक्टेड कार्डियाटिस है। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम इंक्लूड द आर्थ्राल्जिया, शॉर्टनेस ऑफ द breath, abdominal pain, embolizations of the infected vegetation may be result in the stroke or other organ damage। और ये इन्फेक्शन जाके हार्ट पे, ये इसके जरा वो एक पिक्चर हम आपको दिखाएंगे, ये कैसे जाके हार्ट पे वही काम करते हैं जो क्लॉट करता है। लाइना पिक्चर एक वो जो हमने लास्ट में पिक्चर लगाई थी, नहीं वो दूसरी पिक्चर्स की,
एक और है, किधर छोड़ी है यार? वो दो पिक्चर नहीं है जो ये, अब ये देखे ना, ये बैक्टीरिया ग्रोथ इधर जमा हुई है, और वो जो है ना ये वो हो गया वो आएगा रोमेटिक जो आता है ना स्टेप्टोकोकस वाला, वो है ये बैक्टीरिया यहाँ जमा के, और ये भी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज करेगा और ये स्ट्रोक करवा सकता है। समझ आ गई है? वापस जाएंगे तो ये हो गया, आगे चलते हैं। रूमेटिक फीवर, ये जो है ये भी हार्ट की एक बड़ी मशहूर बीमारी पे, इसका वो मैंने इन्फेक्शन जो वैसे मैं पढ़ा गया हूँ, अभी बातों बातों में हम ये भी बात डिस्कस कर चुके हैं। पीक इंसिडेंट बिटवीन एज, ये बच्चों में से शुरू हो जाता है 15 साल की उम्र से, और ये स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, गले से शुरू होता है। उसमें भी ये हो सकता है, जिसमें हमने पहले पढ़ा है जो इंडोकार्डियाटिस में भी ये हो सकता है, लेकिन ये स्पेशल स्टेप्टोकोकस है, ये बच्चों में आता है और वहां भी आ सकता है, लेकिन यहाँ ज्यादा ये इसके इधर होता है। ये पोलीआर्थराइटिस होता है क्या? Approximately 3-4 weeks after the streptococcus infection, patient present with the evidence of inflammation of heart valve and endocardial surface, particularly tissues. पोलीआर्थराइटिस, सारे जोड़ पकड़े जाते हैं, पोली मतलब सारे जोड़ पकड़े जाते हैं, और मैग्नेटी पोलीआर्थराइटिस दैट इन्वॉल्व द लेग्स जॉइंट्स सीक्वेंटली, एक खास तरीके से आते हैं, और इरिथमिया पैदा करता है। रैपिड इनलार्ज मस्कुलर विद द सेंट्रल क्लियरेंस, सबक्यूटेनियसली न्यूडल्स, थोड़े थोड़े न्यूडल्स भी बन जाते हैं। और ये वो पिक्चर मैंने आपको पहले ही बताया कि थ्रोट लिक्स द जॉइंट्स एंड द सिट इन द हार्ट, ये हार्ट के वाल्व को खराब कर देगा, हार्ट के अंदर मसाइल पैदा कर देगा। नेक्स्ट, दवाइयाँ वही है, इसमें कालमिया एक्जैक्ट पिक्चर, आप स्टेप्टोकोकस दें, कालमिया दें, स्पाइजिल, आपके मैं 5-6 दवाइयों के ना थोड़ी सी समरी आपको बताता हूँ, समरी आगे चल के, और फिर वो समरी अगर वो 4-5 दवाइयाँ आपने जाके घर में हमसे पढ़ ली ना, तो फिर आप ये सारा इस सारी इमरजेंसी पे आपकी ग्रिप हो जाएंगी। वैसे तो मैं साथ साथ बता ही जा रहा हूँ, लेकिन मैं स्पेसिफिक उस पर फोकस करना चाहता हूँ कि वो अगर आप पढ़ें तो फिर आपको सारी समझ, जितनी पैथोलॉजी है ना इसकी आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। असल मजा भी तब आता है कि जब आप अपनी मेडिसिन को और इस पैथोलॉजी को कोरिलेट करें। पैथोलॉजी आप समझ रहे हैं, साथ साथ मैं मेडिसिन भी बता रहा हूँ, लेकिन जब वो 5-6-7 वहीं आप पढ़ेंगे ना, फिर आपको नशा आ जाएगा, फिर मस्ती आएगी कि यार सही जगह पे पहुंच गए हम, मतलब दुरुस्त डायरेक्शन में चलेंगे। वाल्वुलर हार्ट डिजीज, मिट्रल स्टेनोसिस, तंग, स्टेनोसिस का क्या मतलब है? तंग हो जाना। मोस्ट कॉमन काज है रूमेटिक हार्ट डिजीज, ये एक बड़ा काज है रूमेटिक हार्ट डिजीज, जिसको हमने पीछे पढ़ा है, स्टेप्टोकोकस। मेरे पास बेचारी एक खातून आई वहां से, पंजाब से, एनटीए से, चंद पहले केस था, उसको था ये इसका ये मेट्रल स्टेनोसिस और सांस फूलना। मैंने उसको एक स्टेप्टोकोक्सिन की डोज दी सिर्फ, और पेशेंट आज साल से ज्यादा अरसा हो गया, अभी तक वो ठीक है, और पिछले वो कह रही है मैं 15 साल से खजल खुआर हो रही है। Most common cause of rheumatic heart disease, less common causes are congenital mitral stenosis and congenital भी हो सकती है, लेकिन less है, ज़्यादा चांस जो है वो उसका rheumatic है, ये इसका जो valvular heart disease की है। Reduce exercise tolerance, shortness of breath, exertion, right heart failure and peripheral edema। जब आपको कहा था कि जब राइट हार्ट फेलियर होगा तो क्या होगा? हाँ, पेरिफेरल एडिमा होगा, टांगों पे। नेक्स्ट, ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। ये देखें ना, ये दिस इज द स्टेनोसिस, ये है पूरा, ठीक है ना,
आपको साइज में फर्क पड़ेगा। दिस इज द नॉर्मल हार्ट, दिस इज मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस, ये स्टेनोसिस, ये नॉर्मल वॉल्व है। ये क्या हो गया? तंग हो। चले जी, ट्रीटमेंट वही चल रहा है। अच्छा, क्रोनिक मेट्रल रिगर्जिटेशन, रिगर्जिटेशन क्या होगा कि लीक करना शुरू कर दे, ब्लीड करना शुरू कर दे, ये रिगर्जिटेशन है। लीकेज, लीकेज क्या होगी तो फिर क्या होगा, इधर का ब्लड उधर का ब्लड मिक्स होना शुरू हो जाएगा, साफ ब्लड दूसरा, तो ये लीकेज जो है ये फिर डीकंपनसेटेड लेफ्ट हार्ट फेलियर। हार्ट फैल जाएगा, यूजुअली सीन सेटिंग ऑफ द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एंड प्रेजेंटेशन डीकंपनसेटेड लेफ्ट हार्ट फेलियर। आगे चलते, मतलब आपको ये समझ आ रही है, रिगर्जिटेशन का लफ्ज आ जाए तो समझो कि लीकेज जरूर होगी, वॉल्स के अंदर लीकेज शुरू होगी। यहाँ लेक्सिस आएगी, इसमें कैकेटस में भी लीकेज है, वो मैं सारी तो कुछ दवाइयाँ आपको और मतलब लेक्सिस बहुत कॉमन यहाँ यूज होगी जहाँ रिगर्जिटेशन आ जाएगी, जहाँ नाजा में लीकेज नहीं होती। आगे चलते हैं, आगे चले जी। लेक्सिस है और निका है, और ब्लीडिंग वाली दवाइयाँ, लेकिन क्योंकि हार्ट का मसला तो लेक्सिस ज़्यादा अच्छा काम करती है, और निका भी है, कैक्टिस भी है। आरोमेट, आपको इस सारी जो जितनी दवाइयाँ हार्ट की डिजीज़ के, इसमें मैंने एक तो रेडियम को आपका बताया था, और एक आरोमेट, ये सारे हार्ट डिजीज में बड़ा काम की दवाई है ऑरोमेट, और बतौर हेल्पिंग मेडिसिन। और वो जो सख्ती है वॉल्व की, वो जो रिजिडनेस है उसको ऑरोमेट तोड़ती है और बहुत हेल्प करती है ऑरोमेट। दिल बढ़ जाता भी ऑरोमेट बहुत काम करती है, हार्ट एनलार्जमेंट में, ये स्टेनोसिस में बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ हार्ट रिजिड हो जाए, सख्ती आ जाए, स्टेनोसिस आ जाए, लीकेज आ जाए, ये सारी ऑरोमेट हर जगह काम करेगी आपको। मासा ये स्पाइजेलिया के साथ नहीं जाती, बाकी सारी दवाइयों के साथ जाती है। स्पाइजेलिया एक दूसरे को ये एंटीडोट कर देती है। नेक्स्ट, Aortic stenosis, most commonly seen after classic degeneration of aorta valve in elderly, also seen in younger adult with the bicuspid aortic valve। ये जो बाइकस्प कहते हैं, ये aortic जो इस तरह से पर सा नजर आता है आपको, डॉक्टर सईद ने आपको समझाया होगा बड़ी डिटेल से। वैसे 3 होते हैं तो ये 2 हो जाते हैं, तो उसमें ये लीफलेट जैसे नहीं होते, ऐसे aortic stenosis, ये तंग हो जाता है, ये अरोटा है, ये तंग हो गया, इसके अंदर स्टेनोसिस आ गई। ये नॉर्मल अरोटिक वॉल्व कह रहे हैं जा रही, आगे जाके देखिए ना ये तंग होगी। नेक्स्ट, आगे, और इसी में रिगर्जिटेशन शुरू हो जाएगी। सेफ रेस्पिरेटरी, severe respiratory distress and frank heart failure, sometime cardiogenic shock। ये जो यहाँ अगर रिगर्जिटेशन शुरू हो जाए तो वो कहता है कि सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगा और हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा, और समटाइम कार्डियोजेनेटिक शॉक होगा, सदमा जो होता है कि स्ट्रोक हो जाएगा। ठीक है जी। ये नॉर्मल वॉल्व है और ये लीकेज वाला है, ये लीकेज बजाय ऊपर जाने के ये नीचे। चले जी आगे चलते हैं। एलर्जिक वेस्कुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ विद इन द वॉल्स ऑफ इफेक्टिव ब्लड वेसल्स, प्राइमरी सिस्टेमिक वेस्कुलाइटिस, वेस्कुलाइटिस वेसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन, वेसल के अंदर इन्फ्लेमेशन, वेस्कुलाइटिस क्या होगा, ब्लड वेसल के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस एग्जांपल ऑफ गैंट सेल आर्टेरियाइटिस, मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस एग्जांपल है पॉली आर्टेरियाइटिस। स्मॉल वेसल, ये उनके नाम लिखे हुए हैं कि अगर बड़ी में तो उसको ये कहेंगे, छोटी है तो उसको ये कहेंगे, और सेकेंडरी है तो उसको ये कहेंगे।
इसमें उसने सेकेंडरी वेस्कुलाइटिस इज अकर प्रेजेंट ऑफ द डिसऑर्डर लाइक द हेपेटाइटिस बी में भी ये हो सकता है, हेपेटाइटिस सी में भी होता है, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डियाइटिस। और जो बैक्टीरियल कार्डियाइटिस है, जैसे ऊपर हमने जिक्र किया स्टेफ्लो का, स्टेप्टो का, एंटायरो का, वो भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। एलर्जिक, वैसे ये है एलर्जिक, देखे ना स्किन पे भी आपको थोड़ा सा नजर आता है, अक्सर ब्लू नजर आती है, जहाँ ब्लू नजर आएंगी तो लेक्सिस बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है ना, और ये अगर अंदर चला जाएगा तो क्या, फिर लेक्सिस बाहर निकालेगी, जिंकोमेट बाहर निकालेगी। जब कोई एलर्जिक रिजेप्शन सप्रेस होकर हार्ट पे जाती है तो फिर आपको लेक्सिस की तरफ जाना है, फिर आपको जिंकोमेट की तरफ जाना है, फिर पल्सटीला की तरफ जाना है, ग्रेफाइट की तरफ जाना है। नेक्स्ट, ये तो पहले हम दिखा चुके हैं। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन, अर्जेंसी एंड इमरजेंसी, दिल जो है ना ब्लड प्रेशर का रेज हो जाना। Elevation of blood pressure only, no evidence in organ damage. Generally accepted level of accelerated hypertension is a blood pressure level greater than 180/110. Some book mention greater than 180/120. Hypertension emergency is defined as the elevated blood pressure along with the evidence in organ damage। और ये बहुत ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर रहेगा तो क्या होगा, हार्ट डैमेज। अब फौरी ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो बेलाडोना फौरी दें, ग्लोनाइन फौरी दें, फौरन कंट्रोल हो जाएगा। और फिर इसकी ओरोमेट है, ब्राटाम्योर है, आपका राउल्फिया है, और मैंने एक और भी, बल्कि हमारे होम्योपैथिक जो डॉक्टरों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उसकी मैंने एक दवाई बताई थी, सल्फानेलामाइड, तो 30 की एक डोज देंगे नीचे आ जाएगा, क्योंकि दवाइयाँ ज़्यादा खाने से। अदरवाइज जो ब्लड प्रेशर की हमारी दवाइयाँ हैं, रेडियम है, बेल है, ग्लोनाइन है, वे फ़ौरन लेके ले आती हैं। और फिर ब्राटाम्योर बहुत अच्छी ब्लड प्रेशर की दवाई है, ओरोमेट बहुत अच्छी है। तो ये ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ हैं फिर आप उसको इमरजेंसी में नीचे लाएंगे। ठीक है जी, टाइम बहुत थोड़ा रह गया, मैं आपको ज़रा मटीरियल मेडिका थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, जो मैं इस सारा का कंक्लूड मैं करूँगा उस पर। हाँ जी, उस पर कहाँ चला गया? ये तो हो गया ना। हाँ जी, एकोनाइट, एकोनाइट को मैंने ऊपर डिस्कस किया था, इसकी हमने थोड़ा सा उठाया है, ये हमने वहाँ से उठाया है बोरक से। Tachycardia, fraction of the heart with the pain left shoulder, stitching pain and chest palpitation with anxiety, fainting, tingling finger, pulse full heart, tense and bonding. Sometimes intermittent temporal and cortical felt when sitting. पहली emergency medicine अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो एकोनार्डिया, टैकाकार्डिया देखें उसने बहुत प्रोमिनेंट कलर के लिखा। दूसरी जो है वो ब्राइटोमल्बर, palpitation with anxiety, rapid audible, ऑडियो सुनी जा सकती है, मतलब उसकी सांस की आवाज सुनी जा सकती है। पल्स इरेगुलर फीबल, तंबाकू पीने वाला का हार्ट फ्रॉम, लोग तंबाकू पीते हैं, उनकी भी जो अक्सर तंबाकू खाने वाले लोग होते हैं ना, तो हिस्ट्री अगर पूछें कि वो तंबाकू का इसका इस्तेमाल है तो उनकी भी ये दवाई है। फीबल पर्सन विद सम हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, कोई हेपेटिक मतलब जो आपकी जो लिवर सर्कुलेशन सिस्टम की कोई, उसमें भी ये काम आएगी। वन ऑफ द बेस्ट आर स्टिमुलेंट इन होम्योपैथी डोज, वन ऑफ द बेस्ट स्टिमुलेंट होम्योपैथिक में रेस्क्यू करने वाली ये बड़ी दवाई है जो वराइटोमल्बम है। और इसकी मैंने प्रेजेंटेशन आपको पहले भी बताई थी कि स्वेटिंग होगी, डेथ पेल होगा, डेथ पॉइंट पे आ जाएगा, उसको इससे निकालती है। आगे चले जी, आगे चले ना। यहाँ पर आप कैंपर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैम्फर जो है वो कैम्फर का इतना रोल हार्ट में नहीं है जितना कि उसका कॉलरा में है। हार्ट में होगा तो वो उसका रोल इतना नहीं है। यहाँ अमाइल नाइट्रेट का रोल है, अमाइल नाइट्रेट का। लेकिन मेरी प्रैक्टिस में जो ज़्यादा रिजल्ट देते हैं वो यही देते हैं। अब कालमिया, वी स्लो पल्स, फ्लैटरिंग ऑफ द फ्लैटरिंग
फड़फड़ाना हार्ट का, वो जैसे फेब्रिलेशन, क्योंकि ये बोडक ने अपनी पुरानी लैंग्वेज लिखी हुई है, फ्रैक्चरिंग, फड़कना विद एंजाइटी। अब ये आप जो फेब्रिलेशन में भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे कार्डियो में। ये जो फ्रैक्चरिंग है ना, फ्रैक्चरिंग का क्या मतलब होता है, फेब्रिलेशन का क्या मतलब है, एक सही परिंदे का उड़ना, उसको सही फ्लाई कहते हैं ना, और फड़फड़ाना, तैयारी करना, फड़फड़ाना तेजी से। पल्पिटेशन वाज लीनिंग फॉरवर्ड, एंजाइटी, पल्पिटेशन। अब ये देखें इसकी दिल की धड़कन, वर्स लीनिंग फॉरवर्ड, आगे चलने से बढ़ेगा। गौटी क्या आ गया, रूमेटिक आ गया, रूमेटिक हार्ट डिजीज। गौटी पहले हार्ट से शुरू, मौत से शुरू होगा, जोड़ों में आएगा। रूमेटिक मेटास्टेसिस ऑफ द हार्ट, कि जोड़ों का दर्द जब हार्ट में जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, मेटास्टेसिस है। एक डिजीज जोड़ों में कुछ और काम, मेटास्टेसिस एक जगह से दूसरी जगह डिजीज का चले जाना, और फिर इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। तो वो क्या था, वो जोड़ों से उठ के ना हार्ट में चला गया। ये कितनी क्लियर पिक्चर दे रहा है। टैकाकार्डिया विद पेन, थायराइड, इसमें थायराइडिनम का भी वो जिक्र कर रहा है। टोबैको हार्ट, इसमें डिस्निया एंड प्रेशर फ्रॉम द एपिगैस्ट्रियम, यहां प्रेशर पड़ता है टुवर्ड्स द हार्ट, दिल की तरफ जाए। शार्प पेन, टेक अवे द ब्रेथ, शूटिंग through chest above heart into the shoulder blades, frequent pulse, heart action, tremulous, rapid and visible proximus of the anguishes around the heart, कि वो हार्ट के अंदर एक बड़ी अजीब सी बेचैनी पाई जाती है। और इसका पूरा अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें इस दवाई की, तो ये बिल्कुल आपको रूमेटिक फीवर वाली लगती है, और ये वैसे भी दिल में बहुत अच्छा काम करने वाली दवाई है। और ये जोड़ों का दर्द जो ऊपर से नीचे को आता है, और ये ऊपर से नीचे को आता है, ये थ्रोट से शुरू, ऊपर से शुरू हो रहा है तो फिर नीचे को आ रहा है, ऊपर से शुरू हो रहा है। इसकी मैंने शॉर्ट एक्सटेंशन बनाया था कि स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड लिक्स द जॉइंट एंड सिट इन द, ये सारा वो शक्ल पेश कर। आगे चलते हैं। कैक्टस, अब देखें ना, आपको कैक्टस जरा पढ़े, आप जाके आज जरूर पढ़ें इसको घर जाके। एंडोकार्डियाटिस, ये टॉपिक पढ़ा है ना हमने, एंडोकार्डियाटिस क्या, जहां पे बैक्टीरियल एंडोकार्डियाटिस, हार्ट के अंदर की सोजस हो जाना, विद मिट्रल इनसफिशिएंसी टुगेदर विद द वायलेंट एंड रैपिड एक्शन। ये मिट्रल वाल्व की भी इनसफिशिएंसी आ गया। आप देखें ये दवाई, इसको पढ़ें, कार्डियाटिस, मिट्रल इनसफिशिएंसी विद द वायलेंट रैपिड एक्शन, एक्ट बेस्ट इन द इनसफिशिएंसी ऑफ द कार्डियो इनकम्पिटेंसी। कार्डिया इनकम्पिटेंसी, दिल की कोई भी इनकम्पिटेंसी है तो वहां ये यूज होगी कैक्टस। हार्ट वीकनेस ऑफ द आर्टीरियल स्क्लेरोसिस, जो प्लेक बनता है वो आर्टीरियल स्क्लेरोसिस वहां जमा हो के वो प्लेक की जरूरत, उसको ये डिसॉल्व करती है। इसका मतलब है ये जो स्टेबल एंजाइना इनस्टेबल एंजाइना में भी काम करेगी, और उसकी ग्रोथ को भी ये रोकेगी। स्क्लेरोसिस कि वहां जो जमा हो जाना, उसका क्लासिफिकेशन हो जाना, उस पर जमा हो जाना, इसको स्क्लेरोसिस कहेंगे, कि आर्टरीज को तंग कर देता है, वो आर्टरी को तंग करती है। टोबैको हार्ट फिर इसमें आ गया, तंबाकू, क्योंकि तंबाकू की वजह से उस जमाने में बहुत बीमारियां होती थी। वायलेंट पल्पिटेशन, वर्स लेइंग ऑन द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड पे स्पाइजेलिया वाला भी नहीं लेट सकता, और ये भी लेफ्ट साइड पे नहीं ले सकता, लेक्सिस वाला भी नहीं लेट सकता। एट अप्रोच ऑफ मेंसेस, एंजाइना with the suffocation, cold sweat and our present iron band feeling, जिसको मैंने आपको, इससे आपने अंदाजा लगाना है कि व्हाट इज द आयरन बैंड। ये आपकी शनाख्त है, क्योंकि वो ये सारी चीजें आपको उस वक्त समझ नहीं आएगी, आपने सिर्फ शिकंजे का ही पूछना है, बस सिर्फ शिकंजे का। तो कैक्टस का मसला, चाबी ये की है कैक्टस की शिकंजा। एवरीवेयर you feel keg, शिकंजा, grip, तो that is the cactus।
मैं इसलिए आपको ये पढ़ा रहा हूं, और ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये बोरक का लिखा हुआ है, और मैंने पूरा वहां से उठा के यहां लगा दिया है। ये जो 5-6 दवाइयां मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, ये जाके रात को पढ़े, फिर मेरा लेक्चर सुने। ये जो 13 हमने आपको स्लाइड दिखाई है, 13 स्लाइड मुख्तलिफ, मायोकार्ड इन्फेक्शन, अनस्टेबल एंजाइना, कार्डियाटिस, फिब्रिलेशन, पैल्पिटेशन, डिस्निया, मतलब वो रिदमिया, डिसरिदमिया, ये सारी आपको फिर इधर नजर आएंगी, ये सारी इधर आपको नजर आएंगी। Shooting down the left arm, palpitation with the vertigo, dyspnea, flatulence, constriction. This is the man constriction. You. The very acute pain and stitching in the heart, pulse feeble, irregular. अब देखें feeble भी है, irregular भी है और quick भी है। कितनी जगह आपको आ रहा है? कमजोर पल्स भी मिल रही है, तेज पल्स भी मिल रही है, irregular भी मिल रही है। विदाउट स्ट्रेंथ पावर नहीं होगा। इंडोकार्डियल मरमर भी होता है, यूं यूं। एक्सेसिव इम्पल्स, इंक्रीज पेरिकार्डियल डलनेस, इन लार्ज वेंट्रिकल, दिल का बढ़ जाना, लो ब्लड प्रेशर। कितनी मजे की दवाई है, और इसकी पहचान कितनी आसान है। बस चिट्टा है, काला है, इतनी पहचान है ना। यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट पहचान है, ग्रिप है, कंस्ट्रिक्शन है, लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर। भैया पहचान कितनी आसान है, इससे बड़ी साइंस को दुनिया में वो कहें नहीं दे सकते हैं, लेकिन लो ब्लड प्रेशर ज्यादा प्रेजेंटेशन, हाई भी आता है। लेकिन ये सिम्टम अगर आ रही है ना इसकी कंस्ट्रिक्शन वाली, लेकिन इसकी तो पैथोलॉजी पढ़े। और वो जो मेरा लेक्चर है पूरा 13 स्लाइडों वाला, आप जरा उसको जरा देखें, और पहचान कितनी आसान है, सेकंड नहीं लगते, सेकंड नहीं लगते। तो ये बीमारियां कितनी हैं, ये बीमारियां सारी कार्डियोलॉजिस्ट से भी हल नहीं होती, वो बीमारियां इस दवाई के अंदर मौजूद है। लेकिन बात यह है कि आपने कैरेक्टर्स 1000 दफा शायद पढ़ी हो, लेकिन इस अंदाज में नहीं पढ़ी होगी। पढ़ी है इस अंदाज में नहीं पढ़ी होगी। आप इस लेक्चर की सारी पैथोलॉजी फिजियोलॉजी देखें, और फिर आप इन दवाइयों, मैंने ज़्यादा दवाई, मेरे पास तो 56 मैंने दवाइयाँ, एक दवाई मैंने पढ़ी हुई है। मैंने ए से लेके जी तक मटीरिया मेडिका बोरक पढ़ के, उसके अंदर जितना भी हार्ट का चैप्टर था मैंने सारे पढ़े हुए हैं। लेकिन मैंने आपको अपनी प्रैक्टिस, जो मेरी रूटीन की प्रैक्टिस है, उसका एक्सट्रैक्ट मैं आपको दे रहा हूँ। 17 से आगे जहाँ और भी है, अभी इसके इम्तिहान भी है, आप जितना मर्जी से पढ़े ना, लेकिन बेसिक जब आप स्टार्ट करेंगे, इमरजेंसी को स्टार्ट करेंगे, तो ये लिमिट्स रखें। फिर केस कोई नहीं बेहतर होता तो फिर लिमिट, आप पहले इस एरिया में रहें। आप अगर 60-70 मेडिसिन के अंदर घूमने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लिहाजा टॉप प्रायोरिटी की मेडिसिन ये है, इन पे रहें, बाकी पढ़ने को जितना मर्जी पढ़ते रहें। बस थोड़ा रह गया, चलें जी आगे चलते हैं। नाजा dragging and anxiety in the pericardia, feeling of weight on the heart, angina, pain extending to the nape of the neck। अब मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि क्या करता है कि वह यहाँ नेक पे भी फील करता है हार्ट फेलियर में। तो ये क्या कर रहा है, एंजाइटी, फियर ऑफ द डेथ, मरने का, बिल्कुल पे मर जाऊंगा, नहीं बचता। और ये देखें एंजाइना, पेन एक्सटेंडिंग द नेप ऑफ द नेक, लेफ्ट शोल्डर एंड आर्म में कोई जगह छोड़ी है इसने, यूं भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। विद द हार्ट सिम्टम, पेन इन फोरहेड एंड टेम्पल, पल्स इरेगुलर एंड इन फोर्स, इरेगुलर है लेकिन फोर्स, थ्रेटेंड पैरालिसिस ऑफ द हार्ट। मैंने कहा था कि बल्बर पैरालिसिस करता है, ये हार्ट को पैरालाइज करेगा। बॉडी कोल्ड, पल्स स्लो, वीक, इरेगुलर, ट्रेम्बुलस, एक्यूट एंड क्रॉनिक इंडोकार्डियाटिस। अब कौन सी चीज छोड़ रहा है यार, अब खुदा के बंदे पढ़ो तो सही इसको। इंडोकार्डियाटिस आया इसके अंदर, एक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों इंडोकार्डियाटिस आ गया।
कार्डियाटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन, चाहे वो बैक्टीरियल है जो कोई, ये वहाँ भी काम करेगी। आप एंटारोकोकस दे रहे हैं, आप इसको दे सकते हैं। आप एंटेरोकोकस दे रहे हैं, आप इसको स्पाइजेलिया को दे सकते हैं, आप कालमिया को दे सकते हैं, आप स्ट्रेप्टोकोकस देते हैं, साथ इसको दे सकते हैं। डैमेज हार्ट आफ्टर इन्फेक्शियस डिजीज, हार्ट को डैमेज कर देगा। कौन? इन्फेक्शियस डिजीजेस। मार्क सिम्टम्स ऑफ द लो टेंशन, ये तो जो देखें, कोई भी एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन आता है तो उसमें नाजा का बड़ा रोल है। और मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी इग्नोर हुई है ये दवाई कंपैरेटिवली बाकी दवाइयों के, लेक्सिस के, ये बहुत इग्नोर हुई है और ये बहुत काम की दवाई है। ये अल्टीमेटली अगर कार्डियक कफ पे लगती है तो कार्डियक कफ तो उस वक्त होगी जब चैम्बर डायलेट हो गया, उस वक्त काम करेगी। तो ये जो दवाइयां हैं, ये जो कालमिया है, ये जो कैक्टिस है, ये एकोनाइट है, ये वाइटामल्बा है, यार 5 दवाइयां लेके बैठ जाओ आप तो दिल का इलाज करने के माहिर बन गए। ये होम्योपैथी लूले लंगड़े हर किस्म के बंदे को चलाती है, चाहे वो पीएचडी डॉक्टर है उसको भी चलाएगी, उसकी ज्यादा दिमाग काम करेगा तो उसको भी चलाएगी, और जो सिंपल डिप्लोमा करके गली कुछ वो भी चलाएगा अगर इनको समझ लेता है तो। और यार एक कैटेगस को पढ़े ना, काशीराम में लिखा है कि एक कोई डॉक्टर था, वो दिल के बीमारों की जो लाइनें लगी होती थी उसके पास, बताया उसने कोई नहीं कि मैं इनको क्या देता हूँ। जब मरा है तो उसके अंदर से सिर्फ कैटेगस ही निकली है, ड्रम भरा हुआ कैटेगस का। वो यार इतना ना दिमाग बोल के डाले ना, ये 4-6 दवाइयों को अच्छी तरीके से समझ लें यार, क्यों परेशान होते हैं आप आज का लेक्चर सुने, आप पहचानी जो 13 हमने टॉपिक आपको दिए उनको पढ़े और फिर 4-5 दवाई, इन्हीं में मसला हल होगा, इन्हीं में मसला हल होगा। पकड़े कहां से इसको? खांसी से पकड़े और सांस से पकड़े फिर सीधे पीछे चले जाए। आगे चलते हैं जी। लेक्सिस, इसमें लीकेज है, उसमें लीकेज नहीं है। रिगर्जिटेशन लेक्सिस में है, इसमें नहीं है। सिर्फ एक रिगर्जिटेशन इसमें से हटाएंगे, बाकी सारी पैथोलॉजी इसके अंदर पड़ती है। Palpitation, fainting spell, especially during the climatic, constricted feeling, इसमें भी constricting feeling है, शिकंजे वाली है। Causing palpitation with anxiety, cyanose क्या होता है? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। Irregular beat, तो लेक्सिस तो ये सफोकेट होती है, जब सफोकेट होगी तो लेक्सिस है। नेक्स्ट स्पाइजेरिया, अनदर बिग मेडिसिन स्पाइजेरिया, वायलेंट पैल्पिटेशन, पीक, और ये बड़े मजे की दवाई है यार, इसको तो मैं स्टेमरिंग में इसको मैं यूज करता हूँ, मतलब लुकनत में ये इस्तेमाल होती है। अर्निका का ये क्रॉनिक है, पेट के कीड़ों में ये यूज होती है, दिल की बड़ी दवाई है। तो वायलेंट पैल्पिटेशन, प्रीकार्डियल पेन एंड ग्रेट एग्रीवेशन फ्रॉम द मूवमेंट, हरकत से, वो कहते हैं ना थोड़ा सा चलता है, क्या उसको क्या कहते हैं, जो उसका है एंजाइना, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना। फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ द पैल्पिटेशन, स्पेशली द फाउल ऑर्डर फ्रॉम द माउथ, मुंह से स्मेल आती है, पल्स वीक, इरेगुलर, पेरिकार्डियाटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट विद स्टिचिंग पेन, पैल्पिटेशन, डिस्निया, न्यूरल्जिया एक्सटेंडेड टू आर्म, बोथ आर्म, न्यूरल्जिया, दर्द फैलता है, एंजाइना पिक्टोरिस, क्रेविंग फॉर द हॉट वाटर विच रिलीव रूमेटिक एटॉल। अच्छा देर इसमें भी देखें रूमेटिक आ गया। ट्रेम्बलिंग पल्स, अब कहीं लफ्ज फ्लैटरिंग का यूज हो रहा है, कहीं उसको क्या फेब्रिलेशन का लफ्ज यूज हो रहा है, बात वही है, ट्रेम्बलिंग, कांपना, अंग्रेजी है ना, अब अंग्रेजी वहाँ फेब्रिलेशन भी यूज हो रही है, और मॉडर्न टर्मिनोलॉजी इज द फेब्रिलेशन, लेकिन पुराने आथर हैं इसी को कन्वर्ट करना है ना। उसको डॉक्टर इजाज अली साहब कहते थे कि बाद दफा रेपेटरी में लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाता है। अब पुराने आप आथर्स को पढ़ें तो यूट्रस को उन्होंने वम लिखा हुआ है, वम, WOM, वम, अब यूट्रस लिखा जाता है। तो यही स्टडी है ना कि आप अल्फाज को नई टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट करें,
तो आप ये कह रहे वो तो डॉक्टर अली तो फेब्रिलेशन पर आ गया था, इसने तो कुछ ट्रेमलिंग लिखी है, इसमें तो फ्लैक्टरिंग लिखी हुई है। यही समझ की बात है। वो लेफ्ट साइड शोर डिस्निया मस्ट बी ऑन द राइट साइड, ये लेफ्ट साइड नहीं लेट सकता, इधर लेटेगा दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। और ये मैंने बेशुमार प्लीज इस सिम्टम पे भी ट्रीट किया, लेफ्ट साइड पे नहीं लेट सकता। आगे जी, टाइम बहुत हो गया यार। डिजिटलस द लीस्ट मोमेंट कॉज वायलेंट, जरा सी हरकत दिल की धड़कन बढ़ा देती, जरा सी हरकत सांस खराब कर देती है। डिफरेंशिएट करना ना, जरा सी हरकत दिल की धड़कन, जरा सी हरकत सांस, लेटने से सांस बढ़ जाना नाजा है, लेक्सिस है, एपस है। एपस का भी लेटने से सांस बढ़ जाता है, लेक्सिस का लेटने से सांस बढ़ जाता है, ओपियम का लेटने से सांस बढ़ जाता है, और एक और दवाई ग्रेंडेलिया का लेटने से सांस बढ़ जाता है। तो ये आपको थोड़ा करना। वो मरीज कहता है लेट ही नहीं सकता, बैठ के सोता हूँ, लेक्सिस है, ओपियम है, एपस है, ग्रेंडेलिया है। क्या होता है, पानी जमा हो जाता है, ये सारी पानी वहां से फेफड़ों से निकालती है। और एक और होती है आपकी स्पाइडोस्पर्मा, हार्ट pulse weak and quickened by least movement, pericarditis, copious serious exhaustion, dilated heart, dilated enlargement of heart, कहीं डायलेटेड लिखा होगा, कहीं enlarged लिखा होगा, कहीं हाइपोट्रॉफी लिखी होगी, मतलब एक ही है, अल्फाज का ये फेर है। क्योंकि ये अंग्रेज है, इनकी लैंग्वेज है, ये बड़े मजे से लिखते हैं, तो हमें सारा तो दिल बढ़ जाना ही है, चाहे वो हाइपोट्रॉफी है, चाहे इनलार्जमेंट है, चाहे डायलेशन है। ठीक हो गया जी। इरेगुलर विद स्लो एंड फीबल पल्स, हाइपोट्रॉफी, अब देखें वहां उसने डायलेशन लिखी है या हाइपोट्रॉफी लिखी है, फिर आगे आ गया विद द डायलेशन, कार्डियक फेलियर, फॉलिंग फीवर, कार्डियक ड्रॉप्सी, ड्रॉप्सी क्या, वही कार्डियक ड्रॉप्सी, पानी का पड़ जाना। ये जो ये मेडिसिन है ना डिजिटल्स, ये दिल की वजह से पानी पड़े तभी डिजिटल्स काम करती है, लिवर की वजह से पानी पड़े तो तब भी डिजिटल्स काम करती है। ये हम जो पेशेंट होते हैं लिवर सिरोसिस के या लिवर के, उनके अंदर भी पानी पड़ता है तो फिर यही दवाई है डिजिटल। ये पानी रिटेन करता है प्रोस्टेट इनलार्ज की वजह से, तब भी डिजिटल दवाई है। पानी रिटेन हो जाता है प्रोस्टेट इनलार्ज की वजह से, रिटेंशन हो जाती है, पेशाब बंद हो जाता है, फिर भी डिजिटल है। तो कहाँ कितनी पैथोलॉजी है, हार्ट की पैथोलॉजी है, लिवर की पैथोलॉजी है, और जेनिटल ऑर्गन प्रोस्टेट की पैथोलॉजी भी है, और ये वहां से पानी निकालती है। नेक्स्ट, कार्डियक फेलियर, एक मिनट, कार्डियक फेलियर फॉलिंग फीवर, मतलब फीवर की वजह से दिल का फेल हो जाना, तो फिर भी डिजिटल्स है, कार्डियक ड्रॉप्सी। आगे चलेंगे, वायलेंट लेटोडेक्टस, violent pericardial pain extending to the axilla and the down the arm and forearm to finger with the numbness of the extremely pulse feeble and rapid sinking sensation and cramping pain from the chest to the abdomen। और ये जो आप ये थेराप्यूटिक्स आप पढ़े ना उसका बोरिक का, उसमें पेन जो एंजाइना की दवाइयाँ देखें ना, एक ये लिखी हुई है लेटोडेक्टस लिखी हुई है, एक लिखी हुई है आपकी डिजिटेजल सेल लिखी हुई है, और एक हेमाटोक्सिन लिखी हुई है। ये 3-4 दवाइयाँ सारी लिखी हुई। नेक्स्ट, लाइकोपोडियम, एनारिज्म, otitic disease, palpitation at night, can let light on the left side।
ये भी लेफ्ट पे नहीं लेटने देती। एनारिज्म पता क्या होता है? गुब्बारा बन जाना, आर्टरी का फूल जाना, फैल जाना, ये स्पाइजेलिया में भी मिलता है, गुब्बारा बन जाना। और यहाँ ट्यूमर बन जाना, इसमें भी ये आता है, ये ब्रेटाकार्ब है, ये दोनों चीज़ों में। नेक्स्ट जी, नारोसिलोसिस, मिट्रल रिगर्जिटेशन, लीकेज, क्लचिंग एट द हार्ट एंड पल्पिटेशन। क्लचिंग क्या होता है? दांत पीसना, क्लच करना, ये भी यूं उसके यहाँ उसने क्लच अब लिख दिया है। कंस्ट्रिक्शन, क्लच, साइनोसिस, ये जो नौज़ादा बच्चे पैदा होते हैं ना, जो नीले होते हैं हार्ट की, क्या होता है ये नीले क्यों होते हैं? ये जो इसको कहते हैं पीडीए, एक बीमारी है बच्चों में, पीडीए, पेटेंट डक्टस ऑर्टियोसिस। उसका मतलब यह है कि जो नाली फेफड़ों को पैदा होने से पहले खून लेके जा रही होती है, वो पैदा होने के बाद बंद हो जाती है। तो ऐसे बच्चों में ये बंद नहीं होती। फिर साइनोस होते हैं। साइनोस कहाँ होते हैं? एएसडी वीएसडी में, दिल के सराख में भी साइनोस होंगे, तो वहाँ लारोसिलोसिस है। हम दिल के सराख में इसका लाजमी इस्तेमाल करते हैं, लारोसिलोसिस। नेक्स्ट सी, द मटीरिया मेडिका ऑफ हार्ट डिजीज। अब ये कोई 60 से ज़्यादा मेडिसिन हैं, चलाते जाएं इसको सीरीज़ को। एकोनाइट है, वराइट्रोमल्बम है, एबज नाइग्रा है, एडोनस वेरोनस है, अड्रेनलिन है, एलियम स्टाइवा है, अमाइल नाइट्रेट है, एपस मेलिफिका है, एपोसाइनम है, आर्सेनिक एल्बम है, ओरोमार्स है। अच्छा, ये कोई 60 से अबव मेडिसिन है, और ये मेरी स्टडी, ये ऑलरेडी मौजूद है मटीरियल मेडिकल, हमने वहाँ से निकाल के आपको यहाँ इकट्ठी कर दी है, और सिर्फ इनकी 2-2 लाइनों की अलामात हमने लिखी है। और ये अगर आपने चेक करना है तो वहाँ हार्ट का लेक्चर कौन सा है? 260 में भी आपको ये मिलेंगी, और इस लेक्चर में भी हमने डाल दी है 207 में। उसमें इसकी सारी, यहाँ भी आप इस लेक्चर के साथ भी आपको ये सारी मिलेंगी। इनकी 3 दिन 2-2 4-4 जो खास इसकी पैथोलॉजी थी या सिम्टम थी, वो हमने इसमें डाल दी। ठीक है जी। कार्डियक इमरजेंसी, कोई तसल्ली हुई?